सॉल्ट ब्रिज की बातें आई थी और हमने बोला था कि सॉल्ट ब्रिज जस्ट ओनली मेंटेन द कनेक्टिविटी ऑफ द बोथ हाफ सेल, वो दोनों सेल के कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है। तो उसी सॉल्ट ब्रिज के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्पेशली सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन लिखवाया गया है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, थोड़ा ग्रीन या रेड पेन देना, फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, और सॉल्ट ब्रिज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें हुई है। ये दो चीज़ें की बातें आई हैं और ये इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, इसमें बहुत सारी बातें आपको एक्सप्लेन करना है मुझे। चलिए हम लोग बात करते हैं, आप नोट करते हुए जाओगे और समझते हुए जाओगे। थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट था इसलिए मैं पहले ही लिख दिया हूँ सारी चीज़ों को। तो कहता है सॉल्ट ब्रिज का काम होता है, ब्रिज का मतलब आप जानते हो कि कोई भी ओवर ब्रिज बनता है तो दो टर्मिनल रोड को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर भी जो ब्रिज बन रहा है वो दो हाफ सेल को जोड़ने का काम करता है और ये जो ब्रिज है हाफ सेल वाला वो सॉल्ट के थ्रू जुड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, सॉल्ट ब्रिज। और वो कैसा था, तो उल्टा यू के शेप में, यू आप ऐसे लिखते हो, यहाँ उल्टा यू था, तो इसको बोला गया कि सॉल्ट ब्रिज जो है हमारा क्या है, इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें क्या है, सॉल्ट मौजूद है। उसमें क्या मौजूद है, सॉल्ट मौजूद है। और किसके साथ, तो अगर जेली एक विस्कस मटेरियल है, एल्गी है, आप लोग पढ़े होंगे बायो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेक्शन है उसमें आप पढ़े होंगे कि माइक्रो के टाइप में एल्गी के बारे में स्टडी किए होंगे, वहीं पर एल्गी आता है। अगर जेली लाइक मटेरियल है, सब्सटेंस है जो हाईली विस्कस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उसी के साथ सॉल्ट मिला रहता है जो इन्वर्टेड यू ट्यूब में रहता है, जिसका काम क्या होता है, कॉन्टेक्ट्स बिटवीन विच मेंटेन कॉन्टेक्ट्स मेंटेन करता है किसके बीच, तो एनोड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच के कनेक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करता है कौन, सॉल्ट ब्रिज। हम लोगों ने डायग्राम से, फिगर से ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पिछले क्लास में ये सारी चीज़ें देखा है। अब कहता है कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है और सॉल्ट ब्रिज का खासियत क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का काम क्या करता है। तो कहता है कि इट मेंटेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन मतलब क्या, सेल में होने वाला रिएक्शन। आपको पता है कि सेल में दो पार्ट होता है, एक एनोड पार्ट होता है और दूसरा कैथोड पार्ट होता है। एनोड वाले में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वाले में रिडक्शन होता है। आपको ये सारी चीज़ें पता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एनोड वाले में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वाले में रिडक्शन होता है। और दोनों ही हाफ सेल में होने वाले जो रिएक्शंस को बोला जा रहा है, कंप्लीट सेल के रिएक्शन को सेल रिएक्शन, मतलब ये वास्तव में जो सेल रिएक्शन है वो आपका क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन जो है वो वास्तव में क्या है आपका, तो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब कहता है कि मेंटेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन, मतलब सॉल्ट ब्रिज का काम यह है कि रिएक्शन को रुकने नहीं देता है, ये रिएक्शन को लगातार होने देता है जब तक कि इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन समाप्त नहीं हो जाए, तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड करता रहेगा और तब तक स्पॉन्टेनिटी मेंटेन करता रहेगा। मतलब सेल रिएक्शन इरिवर्सिबली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहेगा और हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा, जिससे सेल अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। तभी तो हम लोग एक कोई बैटरी लेते हैं और उसकी लाइफ, जिसकी वजह से उसकी लाइफ 1 महीने 2 महीने जो भी अप्लायंस के अनुसार जिस प्रकार से यूज करते हो उसके अनुसार उसका लाइफ मेंटेन होता है। दैट्स ओके। फिर आता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मैं थोड़ा डिटेल में एलाबरेट करूंगा आपके साथ, डिटेल में थोड़ा इसका एलाबोरेशन करूंगा, डिटेल में इसको तोड़ूंगा। कहता है कि इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। बस यही समझो फिलहाल कि देखो, एक टर्म है लिक्विड, दूसरा टर्म है लिक्विड और तीसरा टर्म है जंक्शन, चौथा है पोटेंशियल मतलब एनर्जी। तो कहता है कि दो लिक्विड जहाँ पे मिलता है, अर्थात अब देखो कि एनोड है और कैथोड है, तो एनोड और कैथोड में सॉल्ट ब्रिज की वजह से एनोड का आयन कैथोड की ओर नहीं जाता है और कैथोड का आयन
एनोड की ओर में ही आता है। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या आता है कि दोनों आयंस को मिलने से रोकता है। अगर दोनों आयंस मिलेगा तो मिलने की वजह से दो अपोजिट आयन जिस पॉइंट पे मिलता है वहाँ पर एक नया एनर्जी का डेवलपमेंट होता है, उसी को बोला जाता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जो आगे हम डायग्राम में जाकर डिस्कस करेंगे, परेशान मत होना। फिर आगे कहता है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, टेंस मत होना, बस ध्यान रखना कि इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म कर देता है, कैसे अप्लाइड करेंगे सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। चूँकि ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था इसलिए मैंने एक जगह लिखवा दिया। ऑनलाइन क्लास है इस वजह से मेरी मजबूरी है ऐसे, वरना अगर ऑफलाइन क्लास में रहता तो थोड़ा सा इसी चीज़ को दूसरे तरीके से डील करता। बट थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा हम भी कष्ट सहते हैं, थोड़ा तुम भी कष्ट हो, बस कोऑपरेट करते रहो। किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो पूछ लेना। फिर कहता है इट मेंटेन्स क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि सॉल्ट ब्रिज के आयंस इलेक्ट्रोलाइट में ड्रॉप नहीं करते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं, जिससे कि होल कंप्लीट सेल जो होता है, पूरा सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल रह जाता कहलाता है ऑलवेज। तो वही कहता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन का ऑलवेज मेंटेन रहता है। और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब हो गया कि सेल को लगातार काम करने देगा, काम करने से रोकेगा नहीं। मतलब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस राइज होता है, जो उसकी एनर्जी डेवलप होती है, वो एनर्जी को गिरने से रोकता है, वोल्टेज समाप्त नहीं होने देता है। अगर ये रिएक्शन होना समाप्त होगा तभी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, अगर रिएक्शन नहीं रुकेगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। देखो इस सॉल्ट ब्रिज का खासियत है कि सेल रिएक्शन को चलते रहने देगा, रुकने नहीं देगा, इसके स्पॉन्टेनिटी को मेंटेन करेगा, रिएक्शन को चलते रहने देगा, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा और हमारा बैटरी काम करते रहेगा। टॉर्च जलाना है, घड़ी चलाना है, जो चलाना है चलाते रहिए। अगर रिएक्शन होना बंद हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो बैटरी काम करना बंद कर देगा, और बैटरी काम करना बंद कर देगा तो कहते हो टॉर्च काम करना बंद कर दिया, घड़ी काम करना बंद कर देगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब तक सेल रिएक्शन होगा वोल्टेज डेवलप होगा, और वोल्टेज डेवलप होगा जो भी अप्लायंस में उस बैटरी को यूज करोगे वो बैटरी काम करता रहेगा। नेक्स्ट वन है सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। कहता है सॉल्ट ब्रिज का जो सॉल्ट है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, विथ एनोड इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कॉटन का काम होता है कि अगर जेली को गिरने से रोकेगा, और अगर जेली जो है आयंस को होल्ड करता है तो आयंस भी नीचे नहीं आएगा, जस्ट मेंटेन द कनेक्टिविटी। वो कनेक्टिविटी को मेंटेन करेगा, दोनों के बीच होने वाले रिएक्शंस को रोक लेगा, दोनों को एक दूसरे आयंस को एक दूसरे से मिलने नहीं देता है। सो सॉल्ट ब्रिज नेवर रिएक्ट विद द एनोड इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, कभी रिएक्शन दोनों के बीच नहीं होगा। फिर कहता है इट प्रिवेंट्स ट्रांसफरेंस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अदर हाफ सेल। प्रिवेंट्स मतलब क्या हो गया कि एनोड वाले कंपार्टमेंट में आप देख रहे थे कि Zn2+ की मात्रा बढ़ रही थी, और कैथोड वाले कंपार्टमेंट में आप देख रहे थे कि सल्फेट आयन की मात्रा बढ़ रही थी, कंसंट्रेशन बढ़ रहा था कॉपर आयन के रिस्पेक्ट में। तो वो जो एक्स्ट्रा आयंस है दोनों ही कंपार्टमेंट में, उन दोनों आयंस को एक दूसरे से मिलने से रोकेगा। तो वही बोल रहा है इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफरेंस ऑफ डिफ्यूजन, मिलने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ट्रांसफेरेंस है, दोनों को मिलने से रोकेगा, दोनों को डिफ्यूज होने से रोकेगा। जो एक सेल से दूसरे हाफ सेल में रिएक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स कभी मिलेगा नहीं। अगर ये मिलेगा तभी लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, और अगर ये नहीं होगा तो ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी नहीं होगा। अगर दोनों आयंस मिलने शुरू हो जाएंगे तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं करेगा। फिर कहता है इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ द टू हाफ सेल एंड द कंप्लीट द सर्किट। यस, तो देख ही रहे हो कि दोनों हाफ सेल को मिलाता है, और मिलाने के बाद सर्किट एक कंप्लीट सर्किट बनता है, क्योंकि करंट फ्लो करवाने के लिए सर्किट कंप्लीट चाहिए, तो सर्किट कंप्लीट करता है। तो ये चीज़ें हैं, पहला सेल रिएक्शन होगा, सेल रिएक्शन होना है और स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन देगा। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन देगा तो वोल्टेज कभी ड्रॉप नहीं करेगा, वोल्टेज ड्रॉप कभी नहीं करेगा, और दोनों के बीच जो रिएक्शन होगा वो आयंस कभी मिलेंगे नहीं। जब आयंस मिलेंगे नहीं तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा नहीं, और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा नहीं, ये तो क्लियर है। अब कहता है कि दोनों के कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है, और इस प्रकार से मेंटेन करता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन कभी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो हर पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से क्या है, रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर आगे कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की खासियत क्या है,
तो पहला है कि यह जो इसका शेप जो है वह इन्वर्टेड यू ट्यूब में है, यू उल्टा शेप है। दूसरा है कि ये जब भी रखा जाता है तो एक ऐसे सॉल्ट लिया जाता है जो अगर अगर के साथ मिल सकता है उसके साथ लेते हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा कहता है कि कैटायन का स्पीड और एनायन का स्पीड दोनों बराबर होगा, उसकी आयनिक मोबिलिटी बराबर होगी, ट्रांसपोर्ट नंबर बराबर होगा और साइज भी बराबर होता है। अब ये देखो कि एक टर्म आता है आयनिक मोबिलिटी और दूसरा टर्म आता है ट्रांसपोर्ट नंबर। ये मैं एक्सप्लेन करने सारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लो। यहाँ से ये दो सेक्शन, यहाँ से एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये तीन चीज़ों को थोड़ा मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना है, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। होप सो इट इज क्लियर। अगर अभी तक इन तीन पॉइंट को छोड़ दिया जाए, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, आयनिक मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर को छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावे अगर कोई पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो यू हैव टू आस्क, प्लीज आस्क द क्वेश्चन, देन आफ्टर वी प्रोसीड to the next topic as the liquid liquid junction potential. Have any problem? क्वेश्चन आया है? पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है, दिखाओ बोर्ड लेफ्ट साइड। पूरा दिख रहा है। उसमें स्टार्टिंग नहीं किए थे। लेफ्ट दिखाऊं था, सूर्यम लिखा है पूरा एक साथ इतना सीखना, पूरा एक साथ इतना सीखना नहीं आ सकता। सर 6th पॉइंट बताइए एक बार और। ओके, सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट कंपाउंड यूज करते हैं। नहीं, इनर्ट कंपाउंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट कंपाउंड मिस्टर उत्कर्ष? इनर्ट कंपाउंड का मतलब क्या होता है? पहले आप इसको लिख के भेजिए हमको। 0.5 सर। ओके, वोल्टेज टू ड्रॉप, वोल्टेज तो ड्रॉप होगा ही एट T इज इक्वल टू टी। व्हाट इज द मीनिंग? वोल्टेज तो ड्रॉप होगा ही। वोल्टेज दो ही केस में ड्रॉप होगा, या तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए या फिर, सुना जी ध्यान से सुनिएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये सही है, ये तभी संभव है जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो। एक तो कारण है कि इक्विलिब्रियम का डेवलप होना वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए, और दूसरा जो कारण है वो तब होगा जब इलेक्ट्रोड का अमाउंट समाप्त हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन समाप्त हो जाए। तो ये दो तीन पॉइंट है जिसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा और कोई वजह नहीं। मतलब जब तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने वाला है। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तभी वोल्टेज ड्रॉप होगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम है कि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रखेगा। रिएक्शन को चूंकि स्पॉन्टेनियस रखेगा तो वोल्टेज कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। अब ये एक बात सही है कि सॉल्ट ब्रिज में जो इनर्ट कंपाउंड यूज करते हैं, यस, इनर्ट कंपाउंड कहने का मतलब क्या हो गया कि इनर्ट कंपाउंड, नॉन रिएक्टिव कंपाउंड कहने का अर्थ हो गया कि वैसा सॉल्ट सेलेक्ट करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करे, उसके रेस्पेक्ट में, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के आयन के रेस्पेक्ट में सॉल्ट ब्रिज में लेने वाले सॉल्ट को इनर्ट बोला गया है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट लिया जाएगा उसका आयन कभी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयन से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि इसको हम लोग इनर्ट कंपाउंड बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द हाफ सेल ऑफ द सेल। ओके, एक बार में कोई एक ही साइड दिखेगा बाबू, थोड़ा सा है मैनेज करो। एक बार में पहले लेफ्ट साइड कर लो। चलो लेफ्ट साइड दिखा दिया ना, अब राइट साइड दिखा दो। ओके सना जी, अब तो आपका क्लियर हो गया होगा। उत्कर्ष जी आपका भी क्लियर हो गया होगा। अब बचा शिवम जी का पॉइंट। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं।
कर जी आपका क्लियर हो गया है ना। अब शिवम जी का क्वेश्चन है कि पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 एक्सप्लेन किया जाए। कौन सा पॉइंट 5 और 6, फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स? मिस्टर शिवम, पॉइंट नंबर 5 या 6? ओके फंक्शन। अच्छा एक कौन है कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड में क्या लिखे हैं, कौन है भाई? अपना पहचान थोड़ा दीजिए तो, डॉट 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 नाम दिए हैं, कुछ तो पहचान दीजिए। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने में मज़ा आए तब तो बताने में मज़ा आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड में क्या लिखे हैं, ये जो लिखे हैं प्लीज़ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कौन है। डॉट डॉट दिया हुआ है। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस को ब्रीफली एक्सप्लेन करें। ओके ठीक है, कर दिया जाएगा। और जो डॉट वाले हैं अपना प्रेजेंटेशन क्लियर करें, कौन है डॉटेड फंक्शन भाई? चलिए फंक्शन 5th और 6th देखा जाए। बोला गया है कि सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कहता है सॉल्ट ब्रिज का जो सॉल्ट होता है वो कभी भी एनोड कंपार्टमेंट के में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके आयन से, और इलेक्ट्रोलाइट जो कैथोड कंपार्टमेंट होता है उसके आयन से कभी रिएक्ट नहीं करता। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो इन्वर्टेड यू ट्यूब लिया था और जो एनोड कंपार्टमेंट में Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, तो जो Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था वो सॉल्ट ब्रिज की सॉल्ट के आयन से रिएक्ट तो नहीं कर रहा था। यह बात तो मैंने बोला था। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखवाया गया है कि ये क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज का जो सॉल्ट का जो आयन होता है वो दोनों को रिएक्ट करने कभी भी नहीं देता है। वो न एनोड के आयन से रिएक्ट करेगा और ना ही कैथोड के आयन से रिएक्ट करेगा। दैट्स इट। और आगे कहता है छठा नंबर, इट प्रिवेंट द ट्रांसफरेंस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अदर हाफ सेल। मैंने बोला कि कहता है कि एक हाफ सेल आपका एनोड है और दूसरा हाफ सेल आपका क्या है, कैथोड है। तो ये दोनों जो हाफ सेल का आयन है क्या दोनों आपस में मिलते हैं? तो नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि दोनों के बीच कौन मौजूद है, सॉल्ट ब्रिज मौजूद है। और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों को मिलने से रोकता है। अब कहोगे सर सॉल्ट ब्रिज नहीं भी देंगे तो नहीं मिलेगा, तो यस नहीं मिलेगा, ये सही है, लेकिन सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा। और जब सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, वोल्टेज डेवलप नहीं करेगा, सेल नहीं कहलाएगा। ओके अच्छा, और क्वेश्चन आया है। सॉल्ट अगर जो लिया गया है ना और कॉटन, यही दोनों जो है दोनों को मिलने से रोकता है। इसीलिए वजह से बोला जाता है सुशांत जी कि डिफ्यूजन दोनों के बीच नहीं होता है। अगर के जगह पर वाटर लेंगे तो पानी आयन के साथ ड्रॉप कर जाएगा और मिल जाएगा और डिफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर के वजह से ही बोला जाता है कि डिफ्यूजन दोनों आयन्स के बीच नहीं होता है। दोनों ही इलेक्ट्रोड के आयन्स के बीच डिफ्यूजन नहीं होता है। इसका बोलने का मेन रीज़न है कि सॉल्ट ब्रिज में अगर लिया गया है। हाँ, थर्मोडायनामिकली स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है डेल जी लेस देन 0। यस, थर्मोडायनेमिकली जो होता है, अगर थर्मोडायनेमिक के फंक्शन से बात करें, थर्मोडायनेमिकली बात करें तो कहता है कि थर्मोडायनेमिकली आगे बताएंगे हम। थर्मोडायनेमिकली अगर हम बात करें तो कहता है कि थर्मोडायनेमिकली जो है डेल जी अगर लेस देन 0 है तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, है ना मतलब। और अगर डेल जी पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0 तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चीज़ एक तो नोट कर लो आप लोग, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल जी अगर 0 है तो ये हो गया एट इक्विलिब्रियम। ये मैंने ऑलरेडी शायद आपको बताया है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में,
है ना सारी चीज़ें। तो डेल जी इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पर होगा, डेल जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होगा, डेल जी ग्रेटर देन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल जी इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है, एक थोड़ा सा भाषा में समझो, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा समझो कि पहाड़ पर से पानी गिर रहा है, तो पहाड़ पर से पानी गिर रहा है तो पानी का गिरना, पहाड़ पर अगर पानी है तो पानी झरना के रूप में, वाटरफॉल के रूप में नीचे गिर रहा है, तो वाटरफॉल के रूप में नीचे गिर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। जो भी नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में जो नेचुरली प्रोसेस हो रहा है, दिस ऑल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट मीन्स जो यूजफुल प्रोसेस है। अब देखो, घर में मोटर लगाए हुए और टंकी में पानी भरना होता है, तो मोटर चलाते हैं, तो जब तक मोटर चलता है बोरिंग से पानी जो है आपका ग्राउंड वाटर जो है टंकी में जाता है। अगर मोटर चलाना आप बंद करते हो तो ग्राउंड वाटर जो है आपका क्या होता है? टंकी में जाना बंद कर जाता है। तो क्या करते हैं, आपने एक्सटर्नल एजेंसी लगाया, बाहर से आपने फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया एज अ मोटर के रूप में, जिसके वजह से पानी क्या, वो मोटर जो है ग्राउंड वाटर के पानी को आपको टंकी में ड्रॉप कर देता है। तो वो क्या हो गया कि जहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी काम करता है और किसी भी प्रोसेस को कराने के लिए, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सीधा सीधा अभी समझिए, आपको बताते हैं। और स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया कि नेचुरल अकरिंग प्रोसेस, जो नेचुरली प्रोसेस मूव कर रहा है वो आपका हो गया स्पॉन्टेनियस। जैसे अब नदी में पानी बह रहा है तो क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। नेचुरली रूप से पानी बहते रहता है, वाटरफॉल से पानी, पहाड़ पर से पानी नीचे गिरते रहता है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर हम पानी को उल्टा भेजना शुरू कर दें, उल्टा पहुंचाना शुरू कर दें, तो दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो भी प्रोसेस नेचुरली होता है वो स्पॉन्टेनियस है, जो नॉन नेचुरल प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। दूसरी चीज़ें आप ये समझ सकते हो, दूसरा पॉइंट ये समझ सकते हो कि अगर हम और आसान भाषा में, थोड़ा सा अपने भाषा में बात करें तो कहता है कि अगर कोई चीज़ करते हो और अगर कोई चीज़ करने से अगर यूज़फुल है, तो जो भी यूज़फुल वर्क डन होता है, अगर काम के बारे में बात करें तो अगर कोई चीज़ कर रहे हैं और उससे काम हम होता हुआ दिख रहा है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अगर काम होता हुआ नहीं दिख रहा है या उल्टा डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंसी लगा के काम कर रहे हो तो दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फिलहाल ये है, और थर्मोडायनामिकल ये स्पॉन्टेनियस का ये है ना। तो ये दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमारा गैल्वेनिक सेल भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को मेंटेन करता है, अर्थात सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तभी ये काम होता है, अगर नहीं होगा तो ये कभी भी संभव नहीं होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक आदमी का किन्हीं का और कुछ आया है, अगर के जगह कुछ और नहीं ले सकते हैं। देखिए, अगर के जगह पर कोई और मटेरियल लिया जा सकता है, शर्त ये है कि वो आयंस को होल्ड करे और आयंस को इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में ड्रॉप करने से रोके। अगर वो ड्रॉप करना शुरू कर जाएगा, जो आपका अब कहता है कि इन्वर्टेड ट्यूब में अगर हम पानी लेते हैं, थोड़ा सा समझो कि अगर हम उसमें पानी लेते हैं तो पानी के लेने से क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट जो रहेगा सॉल्ट ब्रिज में मौजूद, अगर उसमें हम पानी लेते हैं अगर पर, तो पानी जो है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हाफ सेल के कंपार्टमेंट में ड्रॉप कर जाएगा और ड्रॉप करेगा, एक कंप्लीट पानी का कनेक्टिविटी मेंटेन करेगा दोनों ही हाफ सेल के साथ, जिसके वजह से एक हाफ सेल से आयन दूसरे हाफ सेल में जाना शुरू हो जाएगा। एक दूसरा कि सॉल्ट का जो आयन है वह हाफ सेल के आयन से, अर्थात एनोड वाले कंपार्टमेंट के आयन से और कैथोड वाले कंपार्टमेंट के आयन से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इन दैट सिचुएशन एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा और जो गैल्वेनिक सेल की एफिशिएंसी रहेगी वो एफिशिएंसी घट जाएगी। अगर उसकी लाइफ होनी चाहिए 2 घंटा तो हो सकता है कि उसकी लाइफ जो है आधा घंटा ही रहे, मतलब द वेरी हार्मफुल, और रिएक्शन जो होगा रिवर्स कर सकता है, स्पॉन्टेनिटी मेंटेन नहीं करेगा। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स। अगर हम लेते हैं तो एक गैल्वेनिक सेल जो काम कर रहा है, जो 100% एफिशिएंसी को दिखाने का प्रयास करता है, सबसे पहली बात तो कोई भी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो 100% अपना एफिशिएंट होता है, बट जो अपनी उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो गैल्वेनिक सेल की होनी चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ अगर सॉल्यूशन में, अगर उसके जगह पर हम सॉल्ट ब्रिज में वाटर ले लें तो इसकी एफिशिएंसी सीधे ड्रॉप कर जाएगा और उस केस में गैल्वेनिक सेल हमारे लिए यूजफुल या इफेक्टिव नहीं होगा।
एक दूसरी बात है कि इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि वाटर की जगह पर अगर लेते हैं जो नॉन रिएक्टिंग टेंडेंसी को मेंटेन करवाए, वो आयंस को रुकने से मिले। तो जितना विस्कस ज़्यादा होगा, अब एल्गी क्या है ना कि एल्गी का खासियत है कि एक तो नॉन रिएक्टिंग होता है, आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दूसरा क्या होता है कि वो विस्कस मटेरियल होता है, हाईली विस्कस होता है। तो इन दो वजहों के वजह से, ये जो दो रीज़न हैं, इन दो रीज़न के वजह से जो है हम लोग जनरली अगर को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन एक दूसरा बात ये भी ध्यान रखना है कि उसमें जो सॉल्ट लेते हैं वो सॉल्ट का सिलेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सॉल्ट का सिलेक्शन वैसा लेना होता है कि जिसमें से कैटायन का साइज और एनायन का साइज दोनों बराबर होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल है जो हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही वाइटल रोल है इसका फंक्शन का, क्योंकि इसके बिना हम आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट का सिलेक्शन लेते हैं, जैसे अगर का सिलेक्शन का एक पॉइंट रखता है, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रखता है, ठीक उसी तरह से सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट आप लेते हो कि कौन सा सॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रखता है। यही वजह है कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें की, इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग का होगा, एक लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा, क्योंकि उसके बिना कोई संभव नहीं है। क्योंकि क्यों सॉल्ट लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, ऐसे कुछ तो उठा नहीं लेंगे, एकदम सही है। अगर क्यों लेते हैं, होप सो क्लियर होगा। पानी क्यों नहीं लेते हैं सॉल्ट ब्रिज में, ये भी क्लियर होगा सबका, और ये मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगा, है ना। आगे जाके और बात करूंगा जब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बताऊंगा। तो और कुछ लोगों का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, जरा देख लिया जाए। उत्कर्ष कुमार का क्वेश्चन है कि सर इन्वर्टेड यू ट्यूब के जगह इन्वर्टेड भी ट्यूब यूज हो सकता है। भाई सर ऐसा है कि इन्वर्टेड भी ट्यूब ले सकते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि जब लिक्विड मटेरियल होता है तो उसके फ्लो में विस्कोसिटी पर सरफेस टेंशन का इफेक्टिव रिजल्ट होता है, तो प्रेशर वहाँ ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, तो भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेने का ले सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी हमको मैक्सिमम चाहिए। इस वजह से जो है इन्वर्टेड यू ट्यूब को सिलेक्ट करना आसान हो जाता है, सरफेस टेंशन कम वर्कआउट होगा, प्रेशर कम से कम लगाना पड़ेगा और आसानी से आयंस का मूवमेंट होता है, इसलिए यू ट्यूब लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाहर से कोई एनर्जी नहीं देना पड़ता है क्या एनोड से निकलने में और ZnSO4 का टूटने में, Zn और SO4 में? यस, कोई एनर्जी नहीं देना पड़ता है। आप जानते हो कि सिंपल साल्ट को जब पानी में घुलाया जाता है, जनरली सिंपल साल्ट जब पानी में घुलते हैं तो वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ऑलरेडी आयोनाइज्ड हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, तो बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सर अगर को कॉटन हटा के सेल में डाल दिया जाए तो अच्छा सर, अगर को कॉटन हटा के सेल में डाल दिया जाए तो क्या हो सकता है? तो अगर कॉटन हटा देंगे तो अगर जो है आपका हाफ सेल में गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो आयंस क्या होगा, हाफ सेल के सेल आयन से रिएक्ट कर जाएगा, मिल जाएगा जाकर करके। एक तो ये होगा, मिल भी जाएगा, और दूसरा सॉल्ट ब्रिज में आयंस समाप्त हो जाएंगे, सॉल्ट रहेगा नहीं, और जब सॉल्ट नहीं रहेगा तो पानी क्या हो जाएगा, उस सॉल्ट ब्रिज में पहुंच जाएगा, और फिर से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, कॉटन का भी एक अहम रोल है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डेवलप करने से रोकता है। ठीक है, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? आज तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुम लोग सब दाग रहे हो, पढ़ाई लगती हो रही है थोड़ी बहुत, नहीं? और बताओ, थोड़ा टाइम दे रहे हैं क्योंकि ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है। बेसिक में जितना टाइम लगे समझना है समझ लो, क्योंकि आगे जाने के बाद फिर टाइम नहीं देंगे रुकने का। और कुछ पूछना है आप लोगों को? सारे लोगों का क्लियर है? आज हर्षवी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, हर्ष जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इफ्राह जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब लोग कहाँ गए हुए हैं? आज क्लास कर रहे हैं या सो गए हैं? सर आप मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? थैंक यू। अगर आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से करते रहिए, सफलता आप ही को मिलेगी, है ना।
सफलता आप ही को मिलेगी, क्योंकि आपका मेहनत आपको रंग दिखाएगा, आपकी ज़िंदगी है। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन के कारण एक्सप्लोजन नहीं होगा सेल का? नहीं, एक्सप्लोजन नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस राइज होगा, एक्सप्लोजन नहीं होगा। पढ़िए मत, सोइए, जितना सोइए इफराजी, अभी तो ज़िंदगी आप ही लोग का है, हम लोग का क्या है, हम लोग तो बस ऐसा ही हैं। चलिए ठीक है, तो होप सो इट इज क्लियर। अच्छा, वो डॉटेड वाले कौन बच्चा थे भाई, हमको अभी तक क्लियर नहीं किए अपना। अच्छा, आगे का और क्वेश्चन है, एक डॉट 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 नाम से कुछ क्वेश्चन भेजे थे, कि कौन थे, उनसे हम पूछे तो उन्होंने बोला नहीं कुछ। क्रेडिटिक्स में सेकंड का क्या लिखे हैं, ये पूछते रह गए कौन भाई हैं, तो बताए नहीं, बताना चाहिए ना कि कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बता दीजिए एक बार और। अभी मैंने कुछ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में बताया नहीं, अभी सब कुछ बताना बाकी है। सर रियली में तो सेल एक ही होता है, तो एक्सपेरिमेंट में 2 कंटेनर का यूज़ क्यों? सारा सवाल का जवाब आपको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। टाइम है 4 बताऊं आगे कि रोक दूं आज भर? आगे बताऊं कि रहने दूं? बोलो, बताइए सर। जल्दी पकड़ो। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, ठीक है। अब देखिए लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोगों का, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मज़ा भी आएगा पढ़ाने में। चलो एक क्वेश्चन और आया, पहले देख लेते हैं। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लो। बहुत पिटाएगी, बहुत पिटाएगी। हाँ देखिए, कहता है कि आप ये समझो, ध्यान से समझना चीज़ों को, बहुत मज़ेदार चीज़ है कि अगर हम ऐसे ले लेते हैं,
ठीक है, और ये ले लेते हैं और यहाँ पर एक पोरस मटेरियल लगा देते हैं, चलनी जैसा झिल्लीदार में, और ये आपका रॉड हो गया। ये हो गया। ये आपका जिंक रॉड, इस पर नेगेटिव, दिस पॉजिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। और ये हो गया आपका कॉपर रॉड, है ना। इसमें क्या मौजूद है, ZnSO4 एक्वस, CuSO4 एक्वस, और ये आपका है ठीक है। एक तो ये है, और एक डायग्राम और, ये आपने लगा दिया था कॉटन, इसमें हम क्या करते हैं ना कि KCl प्लस वाटर लेते हैं। अगर नहीं ले रहे हैं, ध्यान देना, अगर नहीं लिया गया है, कॉटन ले चाहे नहीं लो, मतलब कॉटन हटा दो, कॉटन वाला बात ही हटा दो, ताकि प्रॉब्लम तुम्हारा ख़त्म हो जाए। रखो चाहे नहीं रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कॉटन को। ये कर दो, ये है आपका ZnSO4 एक्वस, CuSO4 एक्वस, ठीक है। ये माइनस प्लस कैथोड कॉपर रॉड, जो हो गया जिंक रॉड, दिस इज एनोड, इस पर हो रहा था ऑक्सीडेशन, इस पर हो रहा है रिडक्शन। सिमिलरली इस पर चल रहा था ऑक्सीडेशन, इस पर चल रहा है रिडक्शन। ध्यान दो, कहता है कि जब इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि Zn का कन्वर्सन हो रहा था Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन इस पर आकर कलेक्ट हो रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन इससे मूव करना शुरू कर गया, इसकी ग्लोइंग शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉन इस पर आया। तो देखना कि ये जो Zn2 प्लस मिला, वो Zn2 प्लस कहाँ गया, सॉल्यूशन में ड्रॉप कर रहा था, और इसमें जो Cu2 प्लस मौजूद है और SO4 2 माइनस मौजूद है, तो Cu2 प्लस ड्रॉप एट दिस, और यहाँ पर कॉपर जो है आपका क्या होना शुरू कर गया, ये कॉपर सिलेक्ट,
आना निकलना शुरू कर गया। अब इस दौरान क्या हो रहा है कि घटना घट रही है कि देखो कि जब Zn2+, अब यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमने देखा था कि Zn2+ की मात्रा SO4 से ज़्यादा हो गया इस वाले सेक्शन में, और इस वाले सेक्शन में आपने क्या देखा था कि Cu2+ घट जा रहा और SO4 बढ़ जा रहा। ये दो चीज़ें आपने देखा था। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो Zn2+ आएगा वो इधर चलना शुरू हो जाएगा, Zn2+ इधर जाना शुरू करेगा, है ना, और इधर से SO4 आना शुरू करेगा, SO4 आयन, इधर से SO4 आयन आना शुरू करेगा। तो जब आएगा तो इस पॉइंट पे जब जाकर दोनों मिलेगा तो क्या हो गया कि देखो एक तो इसका अपना वोल्टेज, एक तो इसका अपना वोल्टेज, और यहाँ पर जो ये दोनों ही अपना अपना कंपार्टमेंट का जो लिक्विड यहाँ पे मिल रहा है इसी को बोला गया है लिक्विड जंक्शन, इसी को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन। और इन दोनों आयंस के मिलने से जो पोटेंशियल डेवलप होता है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप करेगा उसी पोटेंशियल को बोला गया है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसी को हम लोग बोलेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये कैसे निकालते हैं, ये जब हम EMF सिखाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे। ठीक है, उस समय वोल्टेज निकालने बताएंगे तो इसका EMF कैसे लिखते हैं उस समय मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। इस वाले केस में अगर हम देखें तो कहता है कि यहाँ पर भी Zn का कन्वर्सन Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन में हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन है इस तरह से जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है, और यहाँ से जो आपका Cu2+ है वो इस पर डिपॉजिट करना शुरू करता है। तो जब Cu+2 डिपॉजिट करता है तो यहाँ पर कॉपर आकर करके जमा हो जाता है, तो दिस इज द कॉपर। और इसमें क्या होता है कि सल्फेट आयन, तो आपने पढ़ा था कि सल्फेट आयन की मात्रा जो होती है वो कॉपर आयन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वाले केस में जो Zn2+ आएगा वो इसमें डिपॉजिट करेगा तो Zn2+ की मात्रा बढ़ेगी और SO4 की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ से Zn2+ बढ़ रहा है और यहाँ से क्या बढ़ रहा है, SO4 बढ़ रहा है। तो ये जो है SO2- इधर से एंटर करेगा और Zn2+ यहाँ से एंटर करेगा, तो ये जो Zn2+ इधर से एंटर करेगा और ये इधर से एंटर करेगा। रिजल्ट क्या होगा कि अगर हम थोड़ा रुको, पहले KCl हटा दो थोड़ा देर के लिए, इसमें केवल वाटर लेते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा ना, इसके वजह से क्या होगा कि देखो अगर जो सॉल्ट ब्रिज में है, जो सॉल्ट नहीं लेते हैं और अगर जब पानी लेते हैं तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा वो सारा चीज़ समझा दे रहे हैं, ध्यान देना। तो ये जब जाएगा तो यहाँ से जैसे ही मान लो कि इधर से सल्फेट आयन आ रहा है और इधर से जा रहा है Zn2+, तो Zn2+ यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा, मिलेगा इस पॉइंट पे आकर के दोनों मिलेगा। तो जैसे ही इस पॉइंट पे दोनों आकर के मिलेगा तो ये बना लेगा यहाँ पर लिक्विड जंक्शन का फॉर्मेशन करेगा। तो जहाँ पर दो डिफरेंट लिक्विड के आयंस आकर के मिलते हैं, जहाँ पर दो आयंस आकर के मिलेंगे जिस लिक्विड के मिलने वाली जगह पे, उसी को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन। और यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल डेवलप कर रहा है उसी को पोटेंशियल को बोला गया है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो आप डिफिनीशन भी इसका लिख सकते हो कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। मैं बोल कर लिखवा देता हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। कभी तक दो लाइन है और आप इसका भी फोटो ले लीजिए, इसका भी फोटो ले लेना। हाँ, उत्कर्ष जी का कुछ क्वेश्चन है, सर सेल को यूज नहीं करना पर वो बहुत दिन तक यूज में आता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से पहले रॉड मेल्ट करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है,
फिर बल्ब ग्लो करता है। तो इसका मतलब सेल को यूज नहीं करने पर भी उसमें रिएक्शन होगा। यस सर, रिएक्शन तो चलते रहता है। हाँ, जिंदा है हर्षित, चलिए खुश रहिए, एकदम जिंदा रहिए, खुश रहिए। गैल्वेनिक सेल के लिए ज़रूरी है क्या ZnSO4 CSO4 सॉल्यूशन लेना? देखो, गैल्वेनिक सेल में ZnSO4 और CSO4 सॉल्यूशन के द्वारा पहली बार इसी से बनाया गया था। गैल्वेनिक सेल किसी भी सॉल्ट से बना सकते हो, आगे जाकर के हम लोग डिफरेंट देखेंगे, लेकिन ये हमारा प्राइमरी चीज़ है, बेसिकली है, जिस पर डैनियल साहब ने और गैल्वेनिक अलेसांद्रे वोल्टा साहब ने ये दोनों मिल करके पहले इस पर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, इसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर। इसलिए गैल्वेनिक सेल में जो बेसिक स्टडी होता है वो इसी सॉल्ट पर लिया जाता है। ओके, अब थोड़ा सा लिक्विड जंक्शन का डेफिनेशन लिख लो आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। मैं आराम से बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, बार बार रिपीट करके लिख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। देखो लिक्विड जंक्शन को क्या डिफाइन करेंगे, लिखिएगा। When two opposite ions, या ऐसे भी लिख सकते हो कि when two oppositely charged ions meet at a junction of a liquid solution, liquid solution is called liquid junction. And the potential arises या potential develop due to the junction of opposite ions is called liquid junction potential, is called liquid junction potential. Okay guys, have you any problem? आगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो और पूछ लीजिए, और नहीं है तो मैं चलूँ, कंफर्म कर दीजिए। दोनों को मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। अगर किसी का कुछ है, अब नहीं पूछना है, चलो बहुत बढ़िया। सना जी का आ गया, बाय बाय। और कोई नो? और पढ़ा दीजिए सर। ए बच्चा, बदमाशी नहीं है, और पढ़ा दीजिए सर। हाँ, क्लास है ना 5 बजे से। आप भी स्टूडेंट हैं? और कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाय बाय सर, बाय बाय सर। बहुत लोग का बाय बाय सर आ रहा है। ओके सर, मिलते हैं सर इन द नेक्स्ट क्लास। रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सप्लेनेशन और डिटेल में हम लोग का होगा। सो अगले क्लास में अच्छे से रिवीजन कीजिएगा आप लोग, आइएगा डिस्कस कर करके। ओके।